हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। किंग्स हिडन क्वीन पार्ट 2 चैप्टर 6 चार्मिंग बॉय। बानी को प्राची की इन हरकतों से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार फिर कहा, तू उठ वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जैसे ही बानी के मुंह से ये वर्ड निकला वैसे ही प्राची तो जैसे किसी रोबोट की तरह उठकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, हया बानी, मैं अभी कितना हसीन सपना देख रही थी और मेरे सपने में युवराज वीर प्रताप सिंह मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत में उनका चेहरा ही नहीं देख पाए। प्राची की बात सुन बानी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े फनी हो गए। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो वो अचानक से बोली, तूने अपॉइंटमेंट ली है ना वीर से? यार तू इस सब की टेंशन मत ले, मैंने यहाँ आने से पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे। फिर वो थोड़ा सोचते हुए बोली, अच्छा एक बात बता, मैं मुंबई से सुनती आ रही हूँ तू हर बार वीर सर को ओनली वीर कहती है, ऐसा क्यों? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? इतना बोल प्राची एक टक बानी की ओर देखने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और बानी उसके सारी बातों को इग्नोर कर वॉशरूम की ओर भाग गई। वही प्राची मुंह बनाते हुए अपने फोन में कुछ देखने लगी। कुछ ही देर में बानी और प्राची दोनों रेडी हो गई। लाइट पिंक टॉप में व्हाइट मिनी स्कर्ट पहना था और उसने अपने लंबे स्ट्रेट बालों को खुला ही छोड़ दिया था और फिर उसने अपने चेहरे के हल्का मेकअप किया था, लेकिन वो किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी। प्राची भी लाइट पर्पल वन पीस में बहुत सुंदर नजर आ रही थी। अरे यार बानी, अगर तू ऐसे पटाखा बनकर वीर सर से मिलने जाएगी तो कहीं वो तुझे अपना दिल ही दे बैठे। प्राची ऊपर से नीचे तक बानी को घूरते हुए बोली। वही बानी उसकी बातों को पूरा इग्नोर करके उसने अपना पर्स उठाया, फिर बोली, चले। फिर दोनों कार से निकल गईं। इस कार को प्राची ने अपने पैसों से 3 दिनों के लिए रिजर्व किया था। दोनों सबसे पहले रेस्टोरेंट गई और उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर निकल गई वीपीएस इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। कुछ ही पलों में कार वीपीएस के बाहर रुकी। बानी और प्राइड दोनों कार से बाहर आई। वो आज बहुत हद से ज्यादा वो एक्साइटेड थी वीर को देखने के लिए। वही बानी जिसके माथ से पसीना झलक रही थी, वो उसे कहीं ना कहीं डर था कि वो कैसे सामना करेगी वीर का। तभी प्राची उसे ऐसे युग ख्यालों में खोया देखकर बोली, बानी कहाँ खो गई? वो कहीं भी तो नहीं, कहकर वो आगे आगे चलने लहू। दोनों वीपीएस के अंदर गई। बानी रिसेप्शनिस्ट से बोली, मिस्टर वीर प्रताप सिंह से हमारी अपॉइंटमेंट है 11 बजे की। जी मैम, आप अभी इंतजार कीजिए सर, अभी मीटिंग में है। रिसेप्शनिस्ट बड़े ही पोलाइट होकर बोली तो बानी और प्राची दोनों वही बेंच में बैठ गई। तभी वहां एक शॉकिंग सीन क्रिएट हुआ बानी के लिए। बानी की नज़र एक शख्स पर गई। जैसे ही उसने उसे देखा वो जल्दी से प्राची को अपने आगे कर अपना चेहरा कवर करने की कोशिश करने लगी और वो थोड़ा डर भी चुकी थी। वही बानी के इस रिएक्शन से प्राची एकदम शॉक्ड थी। वो उसे खिंचकर अपने आगे करते हुए बोली, बानी आर यू फाइन? बानी फिर से उस शख्स की तरफ देखती है, फिर वो हकलाए आवाज में बोली, सर सामने देखो। बानी की बात सुन प्राची की नजरें भी उसी ओर चली गई। वो तो बस देखते ही रह गई। सामने से एक शख्स जो अपने रौबदार अंदाज में बसंत सूट पहने आ रहा था। वो दिखने में सिर्फ 24 साल का लग रहा था। हाइट 6 फुट, दिखने में इतना अट्रैक्टिव को उसकी एक झलक से ही पागल हो जाए। उसकी बसीनत सूट में ही भी उसकी 6 पे की मात्रा आधा कसा बॉडी रिवील हो रही थी। वही उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड थे और उसे देखते ही ऑफिस के सारे स्टाफ उसे ग्रीट कर रहे थे। उसे देखकर प्राची के मुंह से निकला, वंश राजपूत। जी हाँ, तो ये है वंश राजपूत, वीर प्रताप सिंह का सबसे अच्छा दोस्त और साथ ही एक बिजनेस पार्टनर भी। लेकिन वंश को देखकर बानी इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो उधर देख तक नहीं पा रही थी। तभी वहीं पे केबिन से एक और मोस्ट हैंडसम लड़का, जिसकी उम्र भी सिर्फ 24 साल लग रही थी। हाइट 6 फुट 2 इंच, दिखने में इतना ज्यादा चार्म जो देखे तो बस देखता ही रह जाए और एक ही नजर में किसी को भी अपना दीवाना बना ले। 8 एब्स, मस्क्यूलर बॉडी और हॉटनेस तो कुट कुट कर भरी हुई थी। इस लड़के हर कोई इसके इस हॉटनेस और चार्म का दीवाना था, लेकिन उसका ऑरा और उसकी कोल्डनेस सबसे अलग था। कोई भी उसके सामने कुछ कहने या एक नजर उसे उठाकर देखने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर जो ऐसा कर लेता था वो आज तक जिंदा नहीं बचा था। वही वंश जाकर कोल्ड ऑरा के साथ उस लड़के के गले लगता है। उस लड़के का भी ऑरा उसके लुक को और कमाल का बना रहा था। बानी और प्राची आंखें फाड़े उन 2 मोस्ट हैंडसम बंदों को देख रही थी, लेकिन बानी वंश से खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
इधर वंश और वो लड़का अलग होते हैं। फिर वो लड़का कोल्डनेस भरी आवाज में बोलता है, चले जीजाजी। उसके चेहरे में एक अलग सी किलिंग स्माइल थी जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। सभी स्टाफ जो झुकी नजरों से उन्हें ही देख रहे थे लेकिन वो उनके बात को नहीं सुन पा रहे थे। वही हाल प्राची और बानी का था। इधर वंश उस लड़के के बात का जवाब देते हुए बोला, वैसे तुम भी मेरे जीजाजी ही लगते हो। इतना बोल वंश अपनी नजरें घुमाता है। उसकी नजरें उसी ओर थी जिधर बानी और खड़ी थी। बानी में जब अपने ऊपर वंश की नजरों को पाया तो उसका मन तो एक पल के लिए हुआ कि वे कहीं कुएं में जा डूब मरे। वही उसके कान में एक कोल्ड वॉइस पड़ी, क्यों बानी, एम आई राइट। चैप्टर 7 बानी के सीक्रेट्स। सभी स्टाफ जो झुकी नजरों से उन्हें ही देख रहे थे लेकिन वो उनके बात को नहीं सुन पा रहे थे। वही हाल प्राची और बानी का था। इधर वंश उस लड़के के बात का जवाब देते हुए बोला, वैसे तुम भी मेरे जीजाजी ही लगते हो। इतना बोल वंश अपनी नजरें घुमाता है। उसकी नजरें उसी ओर थी जिधर बानी और खड़ी थी। बानी में जब अपने ऊपर वंश की नजरों को पाया तो उसका मन तो एक पल के लिए हुआ कि वे कहीं कुएं में जा डूब मरे। वही उसके कान में एक कोल्ड वॉइस पड़ी, क्यों बानी राजपूत, एम आई राइट। जैसे ही बानी प्राची सभी के कान में ये आवाज गई सभी तो हैरान नजरों से बानी को ही देख रहे थे कि आखिर वंश ने बानी का नाम क्यों लिया, क्योंकि वो उनकी बात को सुन नहीं पा रहे थे लेकिन बानी और प्राची उनकी बातें सुन पा रही थी। प्राची घूर घूर कर आंखें फाड़े बानी को देख रही थी तो वही बानी आंखें फाड़े वंश को देख रही थी। वंश के मुंह से अपना नाम सुनकर तो बानी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने बड़े ही मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। वंश जब यहाँ एंटर हुआ था तभी उसकी नज़र बानी पर चली गई थी। जब बानी उससे छिपने की कोशिश कर रही थी भी वीर एक नज़र बानी को देखता है जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। इस वक्त सिर्फ वही जानती थी कि उसने कितनी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने आंखों तले ही दबा रखा है। वही प्राची धीरे से बानी के कान में बोलती है, बानी ये वंश राजपूत वीर प्रताप सिंह से ऐसे क्यों बोल रहे हैं तेरे बारे में, तो और ये तुझे कैसे जानते हैं। बानी प्राची की सारी बातें सुन रही थी लेकिन वो वीर और वंश के ऊपर से अपनी नजरें हटा ही पा रही थी। वीर भी बानी को ही निहारे जा रहा था। वही वंश ने एक कोल्ड रुतबे में कहा, यूवी, युवराज का शॉर्ट फॉर्म यूवी, जिस नाम से वीर को सिर्फ वंश ही बुला सकता है। केबिन में चले। हम कहकर दोनों केबिन में चले गए। वही बानी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ है। कितनी मैम आपको सर केबिन में बुला रहे हैं। एक कलीग आकर बोला और चला गया। बानी के भी कदम अपने आप बढ़ गए। प्राची भी हैरान परेशान उसके पीछे चल दी। वही बानी केबिन का दूर नॉक करती है तो उसके कान में वीर की कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस आवाज सुनाई देती है, कम इन। बानी भी बिना किसी भाव के किसी रोबोटिक मशीन की तरह अंदर चली गई जहां वीर अपने चेयरमैन सीईओ और वीपीएस के प्रेसिडेंट के चेयर में बिना किसी भाव बैठा था। तो वही वंश इधर से उधर राउंड लगा रहा था। उसके चेहरे के गुस्सा और खुशी दोनों एक साथ झलक रही थी। वही बानी के पीछे पीछे प्राची भी आ चुकी थी। बानी बोलने की हिम्मत कर अपने छोटे से चेहरे से प्यारी सी आवाजें बोली, भाई। वंश के कान में जैसे ही ये शब्द गया उसके तो इमोशन ऑफ लो कंट्रोल से बाहर हो गए। वो पीछे मुड़ा, उसके सामने अपने रो रो कर लाल कर लिए चेहरे को लिए बानी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी लाचारी नजर आ रही थी। बानी 2 कदम आगे आई तो वंश उसके पास जाकर इसे सीधा गले लगा लेता है। वंश के गले लगते ही बानी की आंखें सुकून से बंद हो चुकी थी। वही वंश भी अपनी आंखें बंद कर बानी के बालों को प्यार से सहला रहा था। वीर अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सब देख रहा था। वही प्राची को तो चक्कर ही आ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और बानी का वीर प्रताप सिंह और वंश राजपूत के साथ क्या रिश्ता है। वही वंश बानी को खुद से अलग कर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को भरते हुए बोला, प्रिंसेस आप कहाँ चली गई थी। आपको पता है कल जब हम अमेरिका से आए तो हमने सबसे पहले आपको ही ढूंढा था। सॉरी भाई, अब आपकी प्रिंसेस कहीं नहीं जाएगी। अब वो हमेशा अपने एंजल भाई के साथ रहेगी। अब मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा भी ना, वंश बोला। फिर वो बानी के मासूम से चेहरे को देखने लगा। वही प्राची में जैसे ही सुना कि वंश राजपूत बानी का बड़ा भाई है उसका तो माथा ही चकरा गया। वो यही बेहोश होकर गिर जाना चाहती थी। वही वंश फिर वीर की तरफ दिखाते हुए बोला, प्रिंसेस ही इज वीर योर चिक्कू। बानी ने इस वक्त नजर भर वीर से अपनी नजरें मिलाई थी। वीर भी बड़े ही गौर से बानी को देख रहा था। वंश वीर से बेला, वीर ये तेरी चिक्की तू भूल गया।
नो ब्रो, मैं भला अपनी चिक्की की कैसे भूल सकता हूँ जिस पर बचपन से ही सिर्फ मेरा हक था। वीर एक सरकाजम स्माइल के साथ बोला तो बानी की नजरें अपने आप झुक गई। वही वंश माहौल को लाइट बनाते हुए बोला, प्रिंसेस तुम हमारे साथ घर चल रही हो। ये सुनते ही बानी अपनी दुनिया में वापस आती है और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं पापा के सामने नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें तो जाना पड़ेगा मेरी क्यूट प्रिंसेस। आपको पापा मम्मा और आपकी फ्रेंड शिखा आपके चिकू के मम्मी पापा सबसे मिलन है ना, तो फिर आप घर क्यों नहीं जाएंगे? बानी वंश की तरफ देख प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोली, नहीं भाई, इतनी बड़ी गलती के बाद मैं पापा और मम्मा से अपनी नजरें नहीं मिला सकती मैं। चैप्टर 8 तू ही जुनून तू ही सुकून। ये सुनते ही बानी अपनी दुनिया में वापस आती है और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं पापा के सामने नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें तो जाना पड़ेगा मेरी क्यूट प्रिंसेस। आपको पापा मम्मा और आपकी फ्रेंड शिखा आपके चिकू के मम्मी पापा सबसे मिलन है ना, तो फिर आप घर क्यों नहीं जाएंगे? बानी वंश की तरफ देख प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोली, नहीं भाई, इतनी बड़ी गलती के बाद मैं पापा और मम्मा से अपनी नजरें नहीं मिला सकती मैं। बानी की बात सुन वंश ने फिर से उसे गले लगाते हुए बोला, प्रिंसेस आपके भाई ने आपको माफ कर दिया तो पापा और मम्मा भी आपको माफ कर देंगे। हम बानी बोली तो वही वीर अब खड़ा हुआ, फिर वंश के कंधे में अपना लेफ्ट हैंड रखते हुए बोला, भाई अब बस भी कर, तेरी बहन तुझे मिल गई और मुझे मेरी। इससे आगे वो कुछ कह पाता लेकिन उसकी जुबान अपने आप ही लॉक हो गई। वही वंश बोला, हम आज का काम खत्म, अब मैं घर जा रहा हूँ, बानी के साथ जा रहा हूँ। हम तुम लोग जाओ, मैं पहले इस मीटिंग के बाद जाऊंगा। वीर बोला तो वंश ने भी हम में सर हिला दिया, फिर उसने बानी का हाथ पकड़ लिया, फिर बोला, चलो प्रिंसेस। बानी कुछ भी नहीं बोली, वो शायद अभी ये भी भूल चुकी थी कि वो यहाँ आई क्यों है। वही प्राची भी नजरें फाड़े बस ये सब देखकर एक गड़े में गड़ जाना चाहती थी। बानी वंश के साथ जाने लगी, प्राची भी उनके साथ गई। हो तो तुम आज फाइनली वापस आ ही गई। अब वीर प्रताप सिंह दिखाएगा अपने इस बचपन के जुनून के नशे को। इतने साल इंतजार कराया है तुमने, अब ये इंतजार ही अपना असली रंग दिखाएगा। फिर वीर अपने राइट हैंड को अपने गाल के करते हुए अपने लास्ट के सेकंड फिंगर में पहनी एक डायमंड के रिंग को हल्का सा रोल करते हुए बोला, इसी रिंग को ना तुमने मुझे बचपन में पहनाया था, अब इसी रिंग का जुनून तुम्हें तुम्हारी गलती का हिसाब देगी। तो गाइज अब एक न्यू बात पता चली हमें, और ये बात है कि हमारी बानी हमारे हॉटलेस हीरो की जुनून है, वो भी बचपन की। दरअसल बात ये है कि बानी जो है इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि एशिया के टॉप 2 रॉयल फैमिली, जिसमें फर्स्ट पोजीशन में आता था सिंह परिवार और दूसरे नंबर में आता था राजपूत फैमिली। बानी राजपूत फैमिली की इकलौती और छोटी बेटी थी और उसकी मंगनी वीर के साथ बचपन में ही कर दी गई थी जब वो 5 साल जी थी। एक वीर 8 साल का था। बानी और वीर की बचपन में काफी जमती थी। बानी बचपन में अक्सर वीर को चिक्कू कहकर बुलाती थी और वीर बानी को चिक्की। लेकिन वीर और वंश अपनी स्टडीज पूरी करने अमेरिका चले जाते हैं, तो वही बानी जैसे जैसे बड़ी हुई उसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का मतलब साहिल से प्यार होने लगा और वक्त के साथ वे प्यार उसका सब कुछ बन गया। जब बानी ने अपने परिवार वालों को बताया कि वो किसी मिडिल क्लास लड़के से प्यार करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है, तो अब ये बात उनके शान के खिलाफ थी। वो इस चीज से साफ इनकार कर गए, लेकिन बानी उस वक्त किसी की नहीं सुनने वाली थी, इसलिए वो साहिल के साथ भागकर अपनी फैमिली से दूर मुंबई आ गई थी। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी। वीर बानी को बचपन से चाहता था, बचपन से ही उसके दिल में बानी को हासिल करने का जुनून बन चुकी थी। और अब जब वो 2 दिन पहले अमेरिका से वापस आया, क्योंकि वंश और वीर की बहन शिखा की शादी होने वाली थी और शादी की सारी रस्में कल से ही शुरू होने वाली थी, और आज तो बानी आज उसे यहाँ मिल गई। वीर ने सोचा था कि वो बानी को कद्दी से कद्दी सजा देगा उसके इस हरकत पर, और जब वंश और शिखा की शादी हो जाएगी तो वो बानी को अपने साथ ले आएगा, चाहे वो आना चाहे या ना। वैसे भी वीर का नाम वर्ल्ड के टॉप क्रूल एलिजिबल बैचलर में भी नाम आता था। वीर बस इतना जानता था कि जो चीज उसकी है सिर्फ उसकी रहेगी, उस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता है, और वही वो बानी को बचपन से समझता था। लेकिन वीर और वंश अपनी स्टडीज पूरी करने अमेरिका चले जाते हैं, तो वही बानी जैसे जैसे बड़ी हुई उसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का मतलब साहिल से प्यार होने लगा, और वक्त के साथ वे प्यार उसका सब कुछ बन गया।
जब बानी ने अपने परिवार वालों को बताया कि वो किसी मिडिल क्लास लड़के से प्यार करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है तो अब ये बात उनके शान के खिलाफ थी। वो इस चीज से साफ इनकार कर गए, लेकिन बानी उस वक्त किसी की नहीं सुनने वाली थी, इसलिए वो साहिल के साथ भागकर अपनी फैमिली से दूर मुंबई आ गई थी। चैप्टर 9 बानी की फैमिली से मुलाकात। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी। वीर बानी को बचपन से चाहता था, बचपन से ही उसके दिल में बानी को हासिल करने का जुनून बन चुकी थी। और अब जब वो 2 दिन पहले अमेरिका से वापस आया, क्योंकि वंश और वीर की बहन शिखा की शादी होने वाली थी और शादी की सारी रस्में कल से ही शुरू होने वाली थी, और आज तो बानी आज उसे यहाँ मिल गई। वीर ने सोचा था कि वो बानी को कद्दी से कद्दी सजा देगा उसके इस हरकत पर, और जब वंश और शिखा की शादी हो जाएगी तो वो बानी को अपने साथ ले आएगा, चाहे वो आना चाहे या ना। वैसे भी वीर का नाम वर्ल्ड के टॉप क्रूल एलिजिबल बैचलर में भी नाम आता था। वीर बस इतना जानता था कि जो चीज उसकी है सिर्फ उसकी रहेगी, उस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता है, और वही वो बानी को बचपन से समझता था। और ये बात वंश अच्छे से जानता था कि बानी वीर के लिए क्या है। वही वीर एक किलिंग स्माइल लिए अपने काम में लग गया। इधर बानी और प्राची वंश के साथ उसकी फेरारी से राजपूत पैलेस जा रहे थे। बानी चाहे लाख गलती कर ले, लेकिन वंश दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार बानी से करता था। राजपूत पैलेस। रघु, कल वंश बाबा की हल्दी की रस्म है, मुझे तैयारियों में कुछ भी कमी नहीं चाहिए, पूरा घर हीरे की तरह जगमगाना चाहिए, समझे आप सब। अब जल्दी काम शुरू कीजिए। बानी की दादी गीता राजपूत उनके पर्सनल सर्वेंट को वार्न करते हुए बोली, तो रघु भी सर झुकाए बोला, जी बड़ी मालकिन आप फिक्र ना करे, काम हो जाएगा। महरून राजघाने जैसे बनारसी साड़ी से लिपटी गोरा रंग, लगभग 5 फुट 3 इंच हाइट, बुढ़ापे में भी हीरे की तरह तेज उनके चेहरे पर भूरी आंखें, और 60 की उम्र में भी हीरे सा तेज उनके चेहरे में गीता राजपूत। ये है बानी और वंश की दादी, जिनका राज पूरे घर पर चलता है। इनकी कही गई हर एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। अरे भगवान, क्यों इतना फिक्र करती हो, वंश बाबा सब संभाल लेगा। और फिर अमन और स्वरा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। गीता जी के पति और बानी के दादाजी गौरव राजपूत गीता जी के कंधे में अपना हाथ रखते हुए बोले। गौरव राजपूत इस घर के सबसे बड़े और पूरे राजपूत अंपायर के मालिक। इनकी उम्र लगभग 65 साल है, लेकिन दिखने में अभी भी एकदम कमाल। माँ बाबा, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। पीछे से एक रौबदार आवाज सबके कान में पड़ी। गौरव जी और गीता जी पीछे पलटे तो सामने उनके एकलौते बेटे अमन राजपूत अपने पूरे एटीट्यूड में घुले खड़े थे। अमन जी को देख गौरव जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों भाई, अब मैं अपनी स्वीटी से बात नहीं कर सकता क्या। वो काफी फ्लर्टी अंदाज में गीता जी को एक आंख मारते हुए बोले, तो गीता जी उन्हें कोहनी मार बोली, मैंने आपसे कल क्या कहा था, याद भी है आपको। क्या कहा था, गौरव जी अपने इंडेक्स फिंगर को गाल के बीचों बीच धंसाते हुए बोले, तो गीता जी उन्हें खींचकर साइड में ले गई और फिर बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बानी के बारे के अमन से बात कीजिए। मैं चाहती हूँ कि बानी अपने इकलौते भाई की शादी में आए। अच्छा हाँ, मैं बात करता हूँ, कहकर वो आगे बढ़ गए। वही अमन जी उनके सारे हरकतों को नोटिस कर रहे थे। वही गौरव जी आगे आए और बोले, अमन मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी कहिए, जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास, अमन जी अपने वॉच में देखते हुए बोले। तो गौरव जी बोले, यहाँ नहीं, लिविंग एरिया में चलो। हम फिर सभी लोग लिविंग एरिया में सोफे में आकर बैठ गए। तभी उनके कान में एक मीठी सी आवाज पड़ी, माँ बाबा आज मैंने पूरे सिंह फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। वाह बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात को जान लिया। और इधर बैठो, गीता जी खुश होते हुए बोली। वही वो औरत आकर गीता जी के बगल में बैठ गई। तो ये औरत है बानी और वंश की मां स्वरा राजपूत, जो उम्र 43 साल में भी 30 की दिखती है, बॉडी से एकदम फिट दिखती है, और उनकी मीठी बोली की तो पूरी दुनिया दीवानी है। वही गौरव जी एकदम सीरियस होकर बोले, अमन मैं चाहता हूं बा। सर, वंश बाबा ऑफिस से आ गए। एक सर्वेंट अचानक से उनके सेंटेंस को पूरा होने से पहले ही बोला, जिस पर सबका ध्यान उसी ओर चला गया। अमन जी बोले, बोलिए बाबा, आप कुछ कह रहे थे, आप क्या चाहते हैं। उनकी बात को पूरी तरह से टालते हुए गौरव जी बोले, कुछ नहीं, वंश बाबा आ गया है, अब वो बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये थे वो अमन जी से बानी के बारे में, क्योंकि वो सब जानते थे वंश का प्यार बानी के लिए। वही कुछ ही पलों में वंश लिविंग एरिया में आया। उसे देख गीता जी बोली, क्या बेटा 2 दिन पहले ही आए हो और काम में लग गए, थोड़ा शिखा के साथ बाहर घूमो फिरो। लेकिन नहीं,
उनकी बात पर वंश हल्का सा हंसा, फिर बोली, ओह दादी, आप तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और आप ही मुझे शिखा के साथ बाहर घूमने जाने को कह रही हो। दिस इज नॉट फेयर हान। अच्छा तो अब आप मेरी स्वीटी को मुझसे दूर कीजिएगा, गौरव जी बीच में टपकते हुए बोले। तो वंश बोला, नो मिस्टर राजपूत, लेकिन हाँ आपकी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड है। धततत बेशर्म गीता जी अपनी आंखें चुराते हुए बोली और सभी लोग हंसने लगे, लेकिन स्वरा जी के चेहरे में भले ही मुस्कान थी लेकिन उनका मन उदास था। काश आज हमारे साथ बानी भी होती। मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहता हूं। अब वंश एकदम डीपली बोला। तो स्वरा, अमन जी बोले, किससे? आप सब खुद देख लीजिए, वंश बोला। अब सबकी निगाहें दरवाजे में ही अड़ी थी कि आखिर वंश किससे मिलवाना चाहता है उन्हें। वही वंश कोल्ड वॉइस में बोला, बानी कम हियर। बानी का नाम सुनते ही सबकी धकने जैसे थमसी गई थी। वही बानी अपने कदमों को बढ़ाते हुए अंदर आई। बानी की आंखें नम और लाल थी, उसके चेहरे में कोई खुशी नहीं थी। वही वंश ने बानी को खींचकर सबके सामने खड़ा कर दिया। 3 साल बाद बानी को अपने देख सबकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन अमन जी के आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वही बानी तो नजर उठाकर किसी को नहीं देख पा रही थी। प्राची भी बानी के साथ ही थी और वो इन सब चीजों को बस देख रही थी। वंश, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अमन जी गुस्से से खड़े हुए और बोले, ये कोई लड़की नहीं डैड, मेरी बहन बानी है। वंश एकदम नॉर्मल वे में बोला। तो अमन जी फिर बोले, तुम इस लड़की के लिए अपने बाप से मुंह लगाओगे? डैड वंस अगेन, ये कोई लड़की नहीं, मेरी बहन बानी राजपूत है। वंश एक कदम आते हुए बोला। तो वही स्वरा जी जो 3 साल बाद बानी को अपने आंखों के सामने देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो उठी थी, वो उठी और सीधा जाकर बानी के गले लग गई। गौरव जी और गीता जी तो बस ये सब नजरे फाड़े देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनकी प्यारी पोती बानी खड़ी है। वही एक पल के लिए तो पूरा सन्नाटा सा छा गया और सिर्फ बानी और स्वरा जी के रोने की सिसकियां गूंजने लगी थी। बेटा कहाँ थी तुम इतने साल, एक बार भी तुम्हें अपने माँ बाप दादा दादी की याद नहीं आई? स्वरा जी सिसकने वाले आवाज में बोली। तो बानी भी उनके सिसकी में उनका साथ देते हुए बोली, मॉम आपने ही तो कहा था कि जिस दिन मैं साहिल को छोड़ दूंगी उस दिन आप लोग मुझे वापस से अपना लेंगे। तो अपना लीजिए मुझे मॉम, अपना लीजिए मॉम। मैंने छोड़ दिया साहिल को और आ गई आप सबके पास हमेशा हमेशा के लिए। बानी के ये लफ्ज भले ही शॉकिंग थे कि उसने साहिल को छोड़ दिया है, ये सुनते ही सबके चेहरे पर अचानक से शॉकिंग का एक्सप्रेशन नजर आने लगा था। सच में बेटा तुमने उस लड़के को छोड़ दिया है? स्वरा जी बानी से अलग होकर उसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए बोली। तो बानी ने भी हाँ में सर हिला दिया। वही अमन जी आगे आए और स्वरा जी को बानी से अलग करते हुए बोले, स्वरा दूर रहिए, उस लड़की वो हमारे इस प्यार के काबिल नहीं है। वो आज कह रही है कि उसने उस लड़के को छोड़ दिया, लेकिन अगर कल ये फिर वही हरकत करेगी तो आप क्या करेंगी? अमन मानते हैं एक बार हमारी पोती से गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बार बार ये गलती बार बार करेगी, पीछे से गौरव में बोले। हाँ अमन, हमें एक बार बानी को मौका देना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही गलती बार बार दोहराई जाए। गीता जी भी बोली। वो और गौरव जी एक तरह से अमन जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर 10 शादी की शर्त। अमन जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने यहाँ तक कि स्वरा पीछे धकेल दिया और खुद बानी के सामने आ खड़े हुए, क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे उसी बॉयफ्रेंड ने भेजा है तुम्हें? अमन जी एकदम अपने मन में चल रही बात को टू दी पॉइंट करते हुए बोले। उनके मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर तो बानी को लग रहा था कि वो कहीं गड्ढे के जाकर मर ही जाए। वही सभी लोगों ने जब ये सुना तो उनकी आंखें ही चौड़ी हो गई, लेकिन वो जानते थे कि अमन जी के गुस्से के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन वंश का भी एटीट्यूड लेवल अलग ही था। वो गुस्से से चीखते हुए बोला, डैड। वो इससे आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही बानी ने उसकी बाजू पकड़ ली और मरी सी आवाज में बोली, भाई प्लीज। वंश बानी का लाचार चेहरा देखकर वही रुक गया। वही बानी डब्बी आंखों से अमन जी को देखते हुए बोली, मैंने सच में साहिल को छोड़ दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसके लिए जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बानी इतना बोल एक टक अमन जी के बनते बिगते भाव को देखने लगी। वही स्वरा जी, गीता जी और गौरव कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अमन जी के गुस्से को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंश है। लेकिन इस वक्त बानी ने वंश को चुप करा दिया था। अमन जी कुछ सोचकर बोले, तुम्हें हम एक ही शर्त में एक्सेप्ट करेंगे, कहो मानोगी वो शर्त?
मानूंगी बानी बस एक शब्द में बोली। वही अमन जी अब थोड़ा आराम से बोले, मेरी शर्त है कि तुम्हारी भी शादी वंश के साथ ही होगी। जिस दिन वंश की शादी होगी उसी दिन तुम्हारी भी शादी होगी। कहो करोगी शादी, मानोगी मेरी शर्त? शादी वर्ड सुनते ही एक पल के लिए तो सब खामोश हो गए। प्राची को तो ये सब किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बानी के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। वही बानी तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मानो अमन जी ने उसके सामने बहुत ही नॉर्मल सी शर्त रखी हो। वो बिल्कुल शालीनता से बोली, करूंगी मैं शादी, आप जिससे कहेंगे मैं उससे करूंगी शादी, आप कहेंगे तो मैं आज ही करूंगी शादी, खुद को साबित करने के लिए। बानी का जवाब सभी को चौंका देने वाला था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। वंश की तो गुस्से से मुठ्ठियां बन रही थी। वही अमन जी बोले, सोच लो एक बार फिर। जी डैड, सोच लिया है मैंने। अगर मुझे शादी करने से अपने मॉम डैड दादा दादी का प्यार वापस मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी शादी। बानी डबडबी आंखों से बोली, पर उसे पता नहीं था कि उसकी शादी होगी किससे। वही इसी सवाल को लिए वंश गुस्से वाली तेज तर्रार नजरों से अमन जी को देखते हुए बोला, किससे होगी बानी की शादी? आप ऐसे किसी से एक भी बानी की शादी नहीं करा सकते हैं। बानी का रिश्ता बचपन से ही वीर के साथ जुड़ा है और वीर बानी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। बानी की शादी किसी और से नहीं वीर से ही होगी। वो उसी से शादी ना करने के लिए ना उस लड़के के साथ भागी थी, तो अब उसे उसी से वीर से ही शादी करनी होगी। अमन जी गुस्से से बोलकर निकल गए। उनके जाते ही बानी अपने भाई के सीने से लग गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। वही स्वरा जी और गीता जी भी आगे आकर बानी के गले लग गए। बेटा, तुमने जो फैसला लिया वो सही है। हाँ, अभी तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यही फैसला तुम्हारी जिंदगी के लिए सही रहेगा। गौरव जी बानी के सर में हाथ फेरते हुए बोले, तो बानी उनके सीने से लग गई। सॉरी दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तभी सबके कान में वंश का कोल्ड आवाज पड़ी, मॉम, प्रिंसेस को उसके कमरे में ले जाइए, उसे आराम की जरूरत है। इतना बोल वंश भी अपने रूम में चला गया। वही स्वरा जी बानी से बोली, बानी चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। बानी भी हाँ में सर हिलाई। फिर स्वरा जी बानी ओ लेकर आगे बढ़ने लगी। वही बानी को प्राची का ख्याल आया तो वो बोली, प्राची तू भी चल मेरे साथ। प्राची भी जल्दी स्वबानी के पीछे चल दी। स्वरा जी बानी को उसके कमरे के बाहर लेकर गई। फिर रूम की चाबी देते हुए बोली, ये कमरा आज भी वैसा है जैसा तुम इस 3 साल पहले छोड़कर गई थी। मैं तो इस कमरे को रोज रघु काका से साफ करवाती थी कि किसी दिन तो तुम लौट कर आओगी है। थैंक यू मॉम, बानी बोली और एक बार और वो स्वरा जी के गले लग गई। स्वरा जी खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा चलो, तुम्हारी ड्रेसेस वगैरह सब कबर्ड में ही है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ। इतना कहकर स्वरा जी अपने आंखों के किनारे साफ करते हुए वहां से चली गई। अब वहां कोई बचे थे तो वो बानी और प्राची थे। बानी ने अपने कांपते हुए हाथों से रूम का लॉक खोलकर उसका दूर ओपन किया। फिर वो थरथराती हुई कदमों से आगे बढ़ने लगी। वो अपने रूम में आज पूरे 3 साल बाद आ रही थी। उसके आंखों में एक अलग सी चमक थी, खुशी और ना जाने कितने तरह के इमोशंस झलक रहे थे। बानी के रूम में एक बड़ा सा किंग साइज बेड जिसकी आउटलाइन गोल्डन से थी। पूरे रूम का पेंट बिल्कुल राजघराने टाइप गोल्डन एंड व्हाइट था। सारे सामान अच्छे से सेट किए गए थे। वाह यार, तूने तो कभी बताया नहीं कि तू वीर प्रताप सिंह की मंगेतर, उनके बचपन का प्यार और राजपूत फैमिली की बेटी है। प्राची बानी का मूड हल्का सा ठीक करने की कोशिश करते बेड की साइड में बैठते हुए बोली। तो बानी भी बेड में बैठते हुए बोली, कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा छोड़ ये सब, तू भी फ्रेश हो जा और मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, कहा। बानी खड़ी और उसने कबर्ड ओपन किया। बानी के सारे कपड़े बिल्कुल वैसे ही सेट किए हुए थे जैसा वो छोड़ कर गई थी। उसने एक फुल लेंथ टी शर्ट और जीन्स निकाली और प्राची को देते हुए बोली, ले तू फिलहाल इसे पहन ले, मैं वंश भाई से कहकर होटल से हमारे कपड़े मंगवा लूंगी। औक कहकर प्राची में बानी से उसके कपड़े लिए और वॉशरूम की ओर फ्रेश होने चली गई। वही बानी ने भी अपने लिए फुल नेक टॉप और फुल लेंथ स्कर्ट निकाला और अपने रूम से ही अटैच दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ ही देर में दोनों लड़कियां फ्रेश हो गई और अब स्वरा जी बानी और प्राची के लिए लंच लेकर आ चुकी थी। शाम ले 4 बज चुके थे। दोनों लड़कियों ने लंच करना शुरू किया। स्वरा जी प्राची को देखते हुए बोली, तुम्हारा क्या नाम है बेटा?
जी आंटी, मेरा नाम प्राची व्यास है, मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्राची खाने का एक बाइट लेते हुए बोली तो स्वरा जी कड़क टोन में बोली, कैसे नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, हम सब है तुम्हारे पास, तुम इसे अपना ही घर समझो और तुमने बानी का इतना साथ दिया इसलिए शुक्रिया, और आज से मेरी 2 बेटियां। ऐसे ही रात हो गई। प्राची सोशल मीडिया ऐप चला रही थी, भी उसकी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी जिसे देख वो पूरी तरह हैरानी से बोली, बानी डाउन टू द टॉप मॉडल का ऑडिशन स्टार्ट हो गया है और इस बार इसमें इशिका भी जा रही है। प्राची बोली तो बानी बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बोली, मुझे पता है, मैंने कल ही ये न्यूज़ देखी थी, लेकिन इशिका ये ऑडिशन नहीं दे सकती है बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। बानी ये सारी चीजें बड़े ही बेफिक्री से बोल रही थी, तो इसका अब साफ मतलब बनता है कि जैसे 2 सालों से होता आ रहा है वही करने की कोशिश साहिल इस बार भी करेगा और वो तुम्हें एक बार फिर से इशिका का जगह ऑडिशन देने जाने बोलेगा। प्राची थोड़ा सोचते हुए बोली तो बानी उन सारे मैटर्स को एकदम इग्नोरेंस फरमाते हुए बोली, जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल हम टेरेस में चलते हैं। कहकर बानी रूम से बाहर निकल गई। प्राची भी उसके पीछे पीछे टेरेस में आ गई। चांदनी रात थी, खुला आसमान और पूरा घर तो अलग ही लाइट बत्ती से जगमगा रहा था। आफ्टर ऑल कल इस घर के बेटे और बेटी दोनों की हल्दी की रस्म जो थी। दोनों लड़कियां टेरेस में लगे झूले में बैठ गईं, भी उनके कानों में रॉयल कार के रुकने की आवाज आई। दोनों टेरेस से पार्किंग एरिया की तरफ देखती है तो सबसे पहले कार से एक 45 साल के लगभग की औरत राजघराने टाइप साड़ी में लिपटी बाहर आई। उनके चेहरे में एक अलग का तेज नजर आ रहा था, वो दिखने में पूरी चांद का टुकड़ा लग रही थी। उन्हें देखते ही बानी के चेहरे में चमक आ गई, वो चमचमाती आंखों से बोली, नैना आंटी। प्राची तो सोच ही रही थी कि ये औरत आखिर है कौन, तभी एक प्यारी सी लड़की कार से बाहर आई जिसने फुल लेंथ ब्लैक गाउन पहना था। वो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी हाइट लगभग बानी के 1 इंच कम होगी। बानी उसे देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। शिखा, कहते हुए बानी सीढ़ियों से भागती हुई नीचे उतरने लगी। वही प्राची अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि वो दोनों कौन थी, लेकिन वी भी पीछे पीछे आ गई। तो वो दोनों थी, एक वीर कमान नैना प्रताप सिंह और दूसरी प्यारी लड़की वीर की बहन शिखा प्रताप सिंह। आज राजपूत फैमिली ने सिंह फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया था। शिखा ही वंश की दुल्हन भी बनने वाली थी। वैसे वंश और शिखा की भी मंगनी बचपन ही हुई थी जब वीर और बानी की हुई थी। इधर बानी शिखा को देखकर ज्यादा ही खुश हो उठी थी। वो लिविंग एरिया में आई जहां शिखा बैठी हुई थी। वो शिखा को आवाज लगाते हुए उसकी ओर बने लगी, शिखा माय बेबी। सबने जैसे ही बानी की तेज आवाज सुनी सब उसी की ओर देखने लगे। सबके चेहरे में मुस्कान तैर गई। भी नैना जी ने बानी को देखा तो वो भी खुश हो उठी। बानी पहले उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। नैना जी ने उसके गाल पर प्यार से अपने हाथ फिरते हुए कहा, कैसी हो बेटा तुम, बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। बानी भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ आंटी। वही पीछे से शिखा की क्यूट सी आवाज पती है, अगर थोड़ा फुर्सत हो तो बानी मैडम हम भी ध्यान देना का तकल्लुफ फरमाए दो। शिखा की आवाज सुन बानी पलटती है और हड़बड़ाई सी सीधे शिखा के गले जा मिलती है। मैं अपनी बेबी को कैसे भूल सकती हूँ। अब तक प्राची को भू समझ आ ही चुका था। जी ये कौन है? वही हाँ चल चल, शिखा थोड़ा एटीट्यूड से बोली तो पीछे से 1-2 कोल्ड वॉइस सबके कान में पड़ी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कब से तू तो मेरी चिक्की को बचपन से दीवानों की तरह चाहता है। मिस्टर वंश आप शायद भूल रहे हैं कि बानी को चिक्की बोलने का हक सिर्फ मेरा है। तू अपनी वाली में ध्यान देना। देखो तो जलन है, और हाँ मेरी वाली तो ऑलरेडी मेरी है। चुप कर तू। सभी लोग उन 2 लड़कों की कोल्ड वॉइस को उनकी ओर देखकर सुन रहे थे और हंस रहे थे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।